नमस्कार, आप देख रहे हैं CNN टीवी और मैं हूं आपके साथ में तेजपाल नेगी। दीपावली की खुमारी अब उतर गई होगी और त्यौहार की छुट्टियां भी समाप्त होने को होंगी। इससे पहले कि आपकी वही भागदौड़ वाली दिनचर्या शुरू हो, हम आपको एक डुबकी लगवाते हैं साहित्य के समुद्र में। जी हाँ, आज हम सुनो कहानी में लेकर आए हैं एक अधूरी सी प्रेम कहानी जिसका नाम है अंतराल, जिसे लिखा है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद की पुरोला तहसील के रहने वाले ख्याति नाम साहित्यकार महावीर रवाल्टा ने। तो शुरू करते हैं आज की कहानी अंतराल। अपनी विदाई की जुगत में लगा सर्दी का मौसम लोगों को ठंड से निजात दे ही रहा था। ऐसे ही मौसम में एक दिन कंधे पर अपना थैला लटकाए महेंद्र जब तेज़ कदमों से शहर को जाने वाली बस पकड़ने की हड़बड़ी में सड़क पर आगे बढ़ते जा रहे थे, तभी विशाल मणि सेमवाल को एकाएक सामने पाकर उनके कदम रुक गए। प्रणाम गुरुजी, उनके मुंह से निकला और दोनों हाथ अभिवादन की मुद्रा में जुड़ गए। प्रणाम। कुछ एक पल उन्हें एकटक देखने के बाद बोले थे विशाल मणि। चेहरे पर उभरी झुर्रियाँ मकड़ी के जाले की तरह घनी हो गई थीं। सिर पर बर्फ़ की तरह सफ़ेद बालों, छितराए हुए कुछ अवशेष बचे दांतों, आँखों पर चढ़ी ऐनक और दुबलाए हाथ पैरों ने उनके शरीर का जुग्राफिया ही बदल दिया था। उनके कुछ पल की खामोशी को देखकर महेंद्र को समझते देर नहीं लगी थी कि गुरुजी उन्हें ठीक से पहचान नहीं पाए हैं। पहचानते भी कैसे? करीब 30-32 वर्षों में उनकी उनसे मुश्किल से 5-7 मुलाकातें ही हुई होंगी। कैसे हो? गुरुजी ने उनकी ओर जिज्ञासा भरा कुशल क्षेम पूछने जैसा प्रश्न उछाला। बाहर रहकर गुरुजी व उनके बारे में इतना ही जान पाए थे कि उनके कंधों पर 5 बेटे बेटियों की जिम्मेदारी थी, जिनमें से उनके साथ पढ़ने वाला राम प्रसाद फौज की नौकरी में है। उससे छोटा कमला प्रसाद गांव में ही अपनी परचून की दुकान चला रहा है। बेटियों के भी अपने अपने घर बस गए हैं। घर में पोते पोतियां हैं जिनके साथ उनका अधिकांश समय गुजर जाता है। उनकी सेवानिवृत्ति को 8 साल हो गए हैं। जो पेंशन मिलती है उससे उनका गुजारा आराम से हो जाता है। गुरुजी ने बेशक उन्हें पढ़ाया नहीं, पर हैं तो गुरुजी ही, इसलिए उनके लिए कोई दूसरा संबोधन जोड़ने से सम्मानजनक उन्हें गुरुजी की पदवी ही लगती। ठीक हूँ, इससे संक्षिप्त कोई दूसरा उत्तर नहीं हो सकता था। एक और गुरुजी के आदर भाव में बंधा मन, तो दूसरी ओर बस पकड़ने की हड़बड़ी। फिर भी उन्होंने हड़बड़ी को अपने पर हावी होने से रोक रखा था। वे कहीं भी नहीं दिखाना चाहते थे कि वे जल्दी में हैं। अच्छा चलूं, बस निकल जाएगी। विदा में अपने दोनों हाथ जोड़कर वे आगे बढ़ने ही वाले थे कि तभी विनीता सामने आ खड़ी हुई। उसे देखकर आगे बढ़ने की हड़बड़ी के बावजूद उनके कदम ठिठक गए थे और दृष्टि उसके चेहरे पर जाकर अटक गई थी। तुम यहाँ? अनायास ही उनके मुंह से फूटा। कुछ काम था, कुछ पल गंवाए बिना ही उसका उत्तर था। ये साथ में खड़े किशोर किशोरी की ओर देखकर वे पूछ बैठे। ये मेरी बेटी सुप्रिया और उससे छोटा मनीष। सुनते ही महेंद्र जैसे उसके बातों में ही खोकर रह गए थे। अब उन्हें न बस पकड़ने की हड़बड़ी थी, न किसी काम की चिंता। विशाल मणि ने उन्हें देखकर क्या सोचा होगा, उन्होंने इसकी परवाह भी नहीं की थी और ना ही उन्हें एहसास रहा कि उनके इर्द गिर्द कोई और भी है। सुप्रिया, मनीष बहुत अच्छे नाम हैं। उन्होंने नाम ही नहीं उच्चारे, बल्कि जैसे उन्हें रटने की प्रक्रिया में हों। इनके अलावा उनकी ओर से प्रश्न उछला और प्रश्न से कहीं अधिक जैसे उनका दिल उछला था। एक बेटा और है नवीन, इनसे छोटा या बड़ा? उनकी जिज्ञासा जस की तस मालूम होती थी। सबसे बड़ा है। सुप्रिया बड़ी सुंदर बच्ची है, कौन सी क्लास में है? और मनीष? सुप्रिया यहीं पढ़ती है, BA में। कौन सा ईयर? 3rd ईयर में है, यहीं कमरा लेकर रहती है। उसके चेहरे पर संतुष्टि का सा भाव था। और मनीष?
इंटर फर्स्ट ईयर में है। कहाँ पढ़ता है? यहीं बड़कोट में ही, दोनों भाई बहन साथ ही रहते हैं। गुड। और नवीन? वो इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने के बाद नोएडा में प्राइवेट जॉब कर रहा है। विनीता बताने लगी, तुम कैसी हो? अच्छी हूँ। सुप्रिया के पापा? वो भी अच्छे हैं, आजकल शिवपुरी में हैं, विनीता ने बताया। चलो कुछ चाय वगैरह? उनका आग्रह हुआ। नहीं, मैंने चाय अभी अभी पी है और बच्चे चाय पीते ही नहीं हैं। विनीता ने कहा। संवाद का कोई दूसरा सिरा नहीं था जिसे पकड़कर बैठ जाते। अच्छा, फिर मैं चलूं? उन्होंने कंधे पर थैले को व्यवस्थित सा करते हुए अपने आप को आप ही विराम दिया और चलने की भी जैसे इजाज़त मांग ली थी। जी, विनीता बोली, और फिर वो तेज़ कदमों से आगे खड़ी बसों की पंक्ति की ओर बढ़ने लगे। उनकी चाल में तो हड़बड़ी थी, पर चेहरे पर संतुष्टि का सा भाव था। लेकिन दिल, उसकी तो बिल्कुल वही स्थिति थी जैसे वह मीलों पैदल चलकर आया हो और फिर आगे बढ़ने की स्थिति में न हो। फिर उन्हें पता ही नहीं चला कि कैसे बस में सवार होकर अपनी सीट तक पहुंचे थे। सवारियों से ठसाठस भरी बस में वे बैठे थे। बस में भीड़भाड़ थी, पर वे इन सब से जैसे अकेले, पर वे अकेले भी कहाँ थे। विनीता से हुई मुलाकात की धुंध अब तक उनके मन से छटी नहीं थी और काफ़ी पीछे छूट चुका अतीत उनका सहचर बनकर उनके सामने आ खड़ा हुआ था। विनीता, वह स्कूल में उन्हीं के साथ पढ़ती थी। पेंसिल, रबड़, कॉपी किताब के आदान प्रदान ने कब उनके बीच प्रेम का रूप ले लिया, उन्हें इसका एहसास ही नहीं हुआ। कब उनके दिल एक दूसरे के लिए धड़कने शुरू हुए, उन्हें ठीक से याद भी नहीं। अलबत्ता इसका भान उन्हें तब हुआ जब आस पड़ोस की भेदी नज़रें उनका पीछा करने लगीं। खबरदार जो उससे मिलने की जुर्रत की। वैसे क्या लगता है वो हमारा? एक दिन बाघ की तरह गुर्राते हुए बड़े भैया ने उसे डपटा था। कुछ नहीं लगता, पर कॉलेज में तो मेरे साथ पढ़ता है। यह उसके भीतर प्रेम में उपजा साहस था। सुनते हैं, प्रेम लोगों को निडर बना देता है। पढ़ता होगा, पर कहा ना, उसके साथ ज़्यादा मेल जोल रखने की जुर्रत नहीं करना, वरना टांगे तोड़ दूंगा। एक बार फिर भैया दहाड़े थे। इस बार उनकी दहाड़ में माता पिता का आक्रोश भी मिला हुआ था। सारा घर किसी बात पर पहली बार एक मत था। माता पिता के चेहरे बेल की तरह बढ़ती बेटी और अपने घर की मान मर्यादा को लेकर बेहद तनावग्रस्त थे। वह उनकी स्थिति से अनजान नहीं थी और कमोबेश यही स्थिति महेंद्र की भी थी। अपने प्रेम का बलिदान कर प्रेमी प्रेमिका दो कभी ना मिलने वाले रास्ते हो गए, नदी के दो तट हो गए। उनके घर बस जाने पर उन्हें कभी एक साथ नहीं देखा गया। वर्षों बाद विनीता का यूं एकाएक मिलना, सब कुछ भूल बच्चों की तरह चहकना उन्हें बहुत अच्छा लगा था। वर्षों पहले की चंचल विनीता में तब्दील हो गई थी वो। एक बार बस में लगे शीशे में अपना चेहरा देखा। चेहरे पर झुर्रियाँ अपना डेरा डालने लगी थीं। सिर पर दाढ़ी के बाल मेहंदी व डाई की मांग करने लगे थे। कुछ पढ़ना हो या फिर दूर की किसी चीज़ को साफ देखना हो तो जेब में रखे ऐनक के बिना काम नहीं चलता। उन्हें घर छोड़े वर्षों हो गए थे। आज विनीता से मिलने के बाद एकाएक उनका एहसास गहरा हुआ था। विनीता, उसके जीवन में ईश्वर ने खुशी के सारे रंग भर दिए थे। नौकरी पेशा पति, उसके कंधों को छूते बच्चे, उसके चेहरे पर समृद्धि व संतुष्टि का कैसा भाव झलक रहा था। कहते हैं इंसान की समृद्धि उसके चेहरे में ही झलक जाती है। इतने वर्षों में विनीता ने वो सब कुछ पा लिया था जिसकी चाह हर इंसान को ताउम्र होती है। सोचते हुए उदासी का एक भभका उनके भीतर तक गया और फिर
वही उदासी उनके भीतर से निकलकर झुर्रीदार चेहरे पर व्यापने लगी। अतीत का एक टुकड़ा किसी दर्पण की तरह उनके सामने आ खड़ा हुआ था। गांव से नौकरी करने वे शहर क्या पहुँचे, चकाचौंध कहें या नौकरी की व्यस्तता, फिर वो वहीं के होकर रह गए। वहीं उनका विवाह हुआ, वहीं बाल बच्चे और वहीं उनकी पढ़ाई लिखाई। शहरी वातावरण में पड़ी बड़ी उनकी पत्नी स्वर्णिमा एक आध बार उनके साथ गांव आई थी। फिर गांव के गोबर की गंध उसके लिए गंदगी और पहाड़ विशालकाय दैत्य लगने लगे और फिर वह गांव आने जाने में आनाकानी करने लगी। वे भी स्वर्णिमा की आभा में ऐसे खोए कि चाहते हुए भी अपने गांव का रुख नहीं कर पाए। पैरों में पड़ी बेड़ियां और बजनी होने लगी थीं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, नौकरी की व्यस्तता, पत्नी की बीमारी, अपने उपजाए जैसे ऐसे बहाने रहे जो उन्हें अपनों से दूर करते चले गए। शुरू में बुजुर्ग माता पिता अपने इकलौते बेटे का पलकें बिछाए इंतजार करते रहे, लेकिन जब उन्हें लगा कि ऐश्वर्य के तिलस्म में उनका बेटा खो गया है, तब उन्होंने उसके लौटने की आश भी छोड़ दी थी। बेटे की भेजी चिट्ठियाँ व मनी ऑर्डर बच्चों की तरह उन्हें बहलाने के लिए नाकाफ़ी होते। फिर बेटे की खुद का घुन उनके शरीर में ऐसा लगा कि वह उनकी जान लेकर ही माना। माता पिता की एक साथ हुई आकस्मिक मौत का समाचार पाकर वे सपरिवार गांव पहुंचे थे। तब पता चला कि उनका दुराव ही माता पिता के जीवन को लील गया। वही इनके जिम्मेदार हैं। लोग थू-थू कर रहे थे। अंतिम संस्कार से लेकर 13वीं तक उन्होंने गांव बिरादरी के खूब ताने सुने। अपनी करनी पर वह बेहद शर्मिंदा थे, पर कर भी क्या सकते थे। माता पिता तो पंछी की तरह पिंजड़ा छोड़कर उड़ चुके थे। उन्होंने उसे पढ़ाने के लिए दिन रात एक किया। गांव के सयाना से कर्जा लिया, ऊंच पैंच की, और उसने याद करते हुए बच्चों की तरह फूट फूट कर रो पड़े थे महेंद्र। वहां मौजूद कुछ सगे संबंधियों ने उन्हें समझा बुझाकर शांत किया। अब करना भी क्या था, सिवा पश्चाताप के दूसरा चारा भी उनके पास नहीं था। 13वीं के बाद सपरिवार शहर लौटे, फिर अपनी दुनिया में खो गए। उनके दोनों बेटे पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी पाकर अलग अलग शहरों में बस गए थे। घर पर सिर्फ पति पत्नी हैं। उनकी सेवानिवृत्ति के कुछ ही वर्ष बचे हैं। पत्नी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, इसलिए चिकित्सकों ने उन्हें सलाह दी कि वो कुछ समय किसी हिल स्टेशन में रहकर बिताएं। हिल स्टेशन का जिक्र आते ही मन योजना बनाने लगे कि इस बार कुछ दिन के लिए मसूरी जाकर रहेंगे। आपकी मति मारी गई है जो मसूरी रहने की सोच रहे हैं। अपना गांव क्या किसी हिल स्टेशन से कम है, पत्नी ने उन्हें टोका था। तब अपने आप पर झुंझलाते हुए उन्हें पत्नी की बुद्धिमत्ता पर गर्व होने लगा था। सच ही कहा तुमने, मैंने तो इधर सोचा भी नहीं, वे पत्नी की ओर रुख करते हुए बोले। उसी दिन योजना को अंतिम रूप दिया गया। कुछ समय गांव में ही जाकर रहा जाए। बच्चों की राय मांगी गई तो उनका दो टूक उत्तर था कि वे तो गांव में आ जा नहीं सकते, पर यदि वे गांव में अपना कुछ समय बिताना चाहते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। कुछ ही दिनों बाद वे गांव पहुंचकर अपने पैतृक मकान का हुलिया दुरुस्त करने में लग गए। दाई भाइयों के जरूरती अतिक्रमण ने घर को दड़बे में तब्दील कर दिया था। बरांडा, आंगन, सगवाड़ा जहां उन्हें ज़रूरत पड़ी उसका अपने अपने ढंग से इस्तेमाल कर रहे थे। उनके एकाएक लौटने पर उनके सीने पर सांप लौटने लगे थे, किंतु दुनियादारी का निर्वाह करते हुए इस समय वे चुप्पी साधे हुए अपनी मंद मंद मुस्कुराहट से उनका स्वागत कर रहे थे। वे मकान के मरम्मत के लिए रेत, सीमेंट, सरिया, ईंटें व जरूरी सामान जुटाने में लगे हुए थे। पहले सा समय अब गांव में नहीं रह गया था। यहाँ भी लोग सुख सुविधाओं की टोह में लगे हुए थे, इसलिए उनका भी सोचना था कि फ़िलहाल एक लैट्रिन बाथरूम का जल्दी तैयार होना जरूरी है।
विनीता की सुख समृद्धि को देखकर वे जितने हर्षित हुए थे उतना ही उनका मन अपने पर आ खड़ा हुआ था। यहाँ वे निपट अकेले थे, ना बेटे, ना बहुएं और ना पोते पोतियाँ, सब अपने अपने सुख की टोह में। पत्नी भी अब रक्तचाप से पीड़ित रहने लगी है। रह रह कर उनका मन अपनी ही बेबसी पर जैसे क्रंदन करने लगा था। इतना ही नहीं, अपने माता पिता के बेबस चेहरे आज पहली बार उनकी आंखों के सामने उतराने लगे। और फिर गांव जवार में सुनी बात भी उन्हें गहरा संताप देने लगी थी कि आगे की लकड़ी जलकर पीछे की ओर ही आती है। और फिर बरसों बाद अकेले में वे फूट फूट कर रो पड़े थे।